इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। इस ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में बनाया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में इस चैप्टर के पूरे जितना ऑब्जेक्टिव है सबको तैयार किया गया है। यह ऑब्जेक्टिव रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट है और आप आसानी से देखिएगा, आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। इसलिए आप आसानी पूर्वक इसको देखिएगा और एग्जाम की तैयारी में इसकी सहायता और इससे मदद लीजिएगा। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। है क्या आप लोग का पता चल गया? आप लोग को चैप्टर का क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन, यानी हिंदी में इसको कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन। क्या है? रिप्रोडक्शन। यदि आप एनसीईआरटी का बात कीजिएगा, एनसीईआरटी का बात यदि आप कीजिएगा तो यह चैप्टर कौन सा है? 3rd। कौन सा चैप्टर है? 3rd। ठीक है। और यह किस क्लास का होता है? तो क्लास 10th का। क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 3rd रिप्रोडक्शन का इसमें ऑब्जेक्टिव पूरा किया हुआ है ना। तो ऑब्जेक्टिव आखिर पहला क्या है? देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव कहता है मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के जो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पाया जाता है उसकी संख्या कितना होता है? यदि नंबर में पूछा जाए तो 46 होता है और यदि जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा में क्या होता है? 22 जोड़ा जो है ना, 22 जोड़ा स्त्री और पुरुष में समान होता है। यानी कि मनुष्य का गुणसूत्र 22 जोड़ा स्त्री और पुरुष में समान होता है। अंतर यानी कि डिफरेंस होता है 23वां जोड़ा में, जिसके कारण बच्चे का जो उत्पत्ति होता है वह लड़का और लड़की होने का कारण हो जाता है। कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा। 23वां जोड़ा कारण बनता है लड़का होगा या लड़की होगा। यदि महिला है तो उसमें पाया जाएगा XX और यदि पुरुष है तो उसमें पाया जाएगा XY। आप हमेशा याद रखिएगा Y फैक्टर होता है, Y गुणसूत्र फैक्टर होता है चेंज करने का। तो याद रखिएगा यदि गुणसूत्र का इफेक्ट बड़ा है तो वह 23वां जोड़ा ही होगा, क्योंकि 22 जोड़ा महिला और पुरुष में समान होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। वैसे नंबर में पूछे तो 46, पेयर में यानी जोड़ा में पूछे तो 23। क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। आखिर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी किशोरावस्था, मनुष्य का जो है शैशवावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो जो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा परिवर्तन किशोरावस्था में होता है। जिस आयु को हम लोग 12 साल या 10 साल, 12 साल का, ये 12 साल के बाद देखते हैं, यहाँ पे शरीर में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, है ना। मानिए ना, एक बच्चा जो है ना, वहां से अब उसमें लक्षण दिखने लगता है महिला है कि पुरुष है। बचपना में उसमें दिखता ही नहीं है। जब छोटे रहते हैं तो दोनों को एक कपड़ा पहना दीजिए तो नहीं, लेकिन 12 साल के बाद आप कपड़ा पहना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए तो उसमें अंतर होने लगता है। उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था। तो जो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। यानी किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहा जाता है। क्लियर हो गया? और सबसे अधिक मनुष्य में जो परिवर्तन होता है वो किशोरावस्था में ही होता। आगे चलिए। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपने जनसंख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जीव, कोई भी जीव हो, कुत्ता हो, नड़िया हो, बिल्ली हो, चूहा हो, पक्षी हो, जो भी हो, या मनुष्य हो, कोई भी जीव जब अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है तो वह किस प्रोसेस, किस विधि के द्वारा वृद्धि करता है? तो आपको याद रखना होगा, मनुष्य अपनी जनसंख्या को जनन करके ही बढ़ा पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिना रिप्रोडक्शन का वो अपने प्रजाति को नहीं बढ़ा सकता। हाँ, कौन बढ़ाएगा? तो एक कोशिकीय जीव बढ़ाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है? बॉडी टूटता है, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन हो जाता है। यहाँ पे क्या है? मेल और फीमेल
एक साथ रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद ही संतान की उत्पत्ति होगा। तो जीव जिस भी विधि द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, जीव जिस भी विधि द्वारा अपने जनसंख्या में वृद्धि करता है, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। खैर अब आगे चलिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव के शुक्राणु, अब दो चीज होता है, एक होता है शुक्राणु और एक होता है शुक्राणु और एक होता है बउआ अंडाणु। जो चीज अभी हम पीछे क्लियर कर चुके हैं, एक चीज हो गया शुक्राणु और एक चीज हो गया अंडाणु। शुक्राणु का मतलब शुक्राणु किसमें पाया जाएगा? तो शुक्राणु का आकार पूंछ के तरह होता है, ये पुरुष में पाया जाता है। तो हम आपको बताएं, पुरुष में भी 23 जोड़ा, महिला में भी 23 जोड़ा, यानी अंडाणु में भी कहे तो 23 गो, शुक्राणु में भी कहे तो 23 गो, ठीक है। और इसमें जो पाया जाएगा लास्ट वाला जो होगा वो XY होगा और इसमें जो लास्ट वाला होगा वो XX होगा। बस अंतर इतने हैं, ये गोलाकार होता है, इसका आकृति कैसा होता है? पूंछ के तरह होता है, ठीक ना। तो शुक्राणु हो या अंडाणु, शुक्राणु हो या अंडाणु, दोनों में 23 जोड़ा ही गुणसूत्र पाया जाएगा। नंबर में यदि कहा जाए तो 46 पाया जाएगा। शायद आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो संपन्न कहाँ होता है? तो अंडवाहिका में संपन्न हो जाता है। मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिका में पूर्ण हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं गया? चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? तो जो मानव में प्रजनन चक्र जो संपन्न होता है उसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? देखिएगा, मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, रजो धर्म के नाम से जानते हैं। ये सभी क्रियाएं महिलाओं के अंदर पाया जाएगा, है ना। मासिक चक्र, हाँ, इसी दौरान वो गर्भवती होने के लिए हाँ तैयार होती है। अब आगे चलिए क्या है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में मासिक चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? जो मनुष्य जो है, मनुष्य में मासिक चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? तो आप याद रखिएगा, ये 28 दिनों का चक्र होता है। महिलाएं ये 4 भाग में 7 डेज का बटा होता है। कब आप गर्भवती होइएगा, कब नहीं होइएगा और कब रखना अच्छा होगा, इसके लिए हम वीडियो बना करके दे दिए, आप जा करके देख लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, महिलाओं में मासिक चक्र 28 दिन में होता है ना। फिर आगे चलिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है? तो आप याद रखिएगा, अभी वही बात आपको हमने कहे, कब आप गर्भ रखोगे कब नहीं रखोगे, वह 28 दिन के पीरियड में 7-7 दिन करके बांटा हुआ है ना। तो 14वें दिन जो है ना, ये अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है ना। फिर आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मानव में पुरुष ग्रंथि का क्या कार्य है? जो भी मनुष्य है उसमें पुरुष ग्रंथि का क्या काम है? तो पुरुष ग्रंथि वीर्य का निर्माण करता है। अब आपको पता है कुछ लोगों के संतान बहुत कमजोर हो जाते हैं, इतने कमजोर होते हैं उसे बचना मुश्किल होता है। वो इनफैक्ट वीर्य का ही है। आप याद रखिएगा, वीर्य जितना कमजोर होगा संतान उतना ज्यादा कमजोर होगा। इसकी प्राप्ति के लिए डॉक्टर के द्वारा कुछ आहार यानी कि भोजन लेने के लिए कहा जाता है ना। यदि आप उसको अच्छे तरीके से ले लेते हैं तो लगता है आपका वीर्य बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आने वाले पीढ़ी को दिक्कत नहीं झेलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, मानव में पुरुष ग्रंथि का क्या कार्य है? तो वह वीर्य का निर्माण करता है और वीर्य यदि कमजोर है तो मजबूत हो सकता है अच्छे आहार करने के बाद। खैर अब आगे चलिए, कहता है लड़कों में यौवना आरंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। यानी कि ये जो यौवना, अब सबसे मतलब पुरुष का जो सबसे चेंजेज या महिला का जो सबसे चेंजेज अवस्था होता है यौवना, इसको लोग कंट्रोल नहीं कर पाता, नहीं होबे नहीं करता लोगों।
कुछ ऐसे लोग हैं जो कह देते हैं प्लेटफॉर्म पे आकर के हमसे कंट्रोल हो गया। यह अवस्था दुनिया का सबसे खतरनाक अवस्था होता है, पुरुष और महिला दोनों के। एट्रैक्शन का अवस्था होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ना चाहता है। कुछ लोग अपने आप को कंट्रोल करके दूसरे सेक्टर में रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। तो यौवना आरंभ जो होता है ना बहुत, तो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, यह लड़कों के यौवना आरंभ के लक्षण को कंट्रोल करके रखता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वही देखिएगा, आप याद रखिएगा, जैसे बकरी सबको आप देखे होंगे, उसका क्या करता है, टेस्टिस को काट करके हटा देता है, खस्सी जो होता है। हाँ, पाठा में रहता है तो उसका खस्सी वो बना हटा दिया, हटाने के बाद वो खस्सी बन जाता है। उसको फीमेल से कोई मतलब ही नहीं, एक को बार उसमें सटने भी नहीं जाएगा। और वही जब रहेगा तो महकते भर दुनिया घूमते रहता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। अब तो पुरुष में हटाओगे कैसे? तो यह घूमेगा, भागेगा, पढ़ाएगा। अब इसको कंट्रोल कैसे करेगा? तो वह अपने आप को दूसरे सेक्टर में ले जाता है, अच्छे मतलब किसी कार्य में व्यस्त हो जाता है, तो इसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल। नहीं तो आप देख लो ना बकरी वाला में, अपने समझ में आ जाएगा विशेष। खैर आगे चलिए, क्या कहता है, शुक्र जनन नलिका कहाँ पाई जाती है? शुक्र जनन नलिका वृषण में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? वृषण। देखो वृषण सबको हम अच्छा से डील कर दिए वीडियो में, एक बार आप जा करके वहां से टॉपिक पढ़ लेना, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, कहते हैं किसी प्रजाति की समिष्टि के अस्थायित्व का संबंध किस क्रिया से होता है? तो किसी भी प्रजाति का जब समिष्टि का अस्तित्व का पता चलता है या संबंध की क्रिया का पता चलता है, वह केवल और केवल रिप्रोडक्शन से ही पता चल सकता है, इसके अलावा कोई इसका संभव ही नहीं। फिर कहता है पौधों में, क्या कहता है, पौधों में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? यानी पौधा में भी ना जिस प्रकार जीवों में नर युग्मक और मादा युग्मक होता है, ठीक उसी प्रकार पौधों में भी नर युग्मक और मादा युग्मक होता है। तो पौधों में मादा युग्मक को कहते हैं बीजांड। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए यह बहुत ज्यादा नेसेसरी क्वेश्चन है, ठीक है। पौधों में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। खैर अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग कौन है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग जो है वो है स्त्री केसर। कौन है? स्त्री केसर। एक बात आप जान रहे होंगे, यहाँ तक हम लोग 14 क्वेश्चन कर दिए है क्या? आप यहाँ पे देख रहे हैं विक्रमशिला कोचिंग सेंटर, है ना। तो यह जो है यह पूर्णिया में स्थित है, ठीक है। इसका ऑफलाइन बहुत पहले से चल रहा है, अब यह संस्था अपना ऑनलाइन भी लाया है, जिसको आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसको आप जितना ज़्यादा प्यार दे सकते हो, और जो भी मटेरियल आपको चाहिए 10th और 11th 12th, ठीक है, उसका मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये कोनो नया संस्था नहीं है, बहुत पहले से ऑफलाइन सेंटर यह संस्था चला रही है, अब ऑनलाइन पे आई है, ठीक है। तो आपको यह बात हम जानकारी दे देते हैं, आप जिस संस्थान या जिस चैनल से जुड़े हैं, यह कोई नया चैनल नहीं है, चैनल सिर्फ नया, संस्थान बहुत पुराना है। इसको गाइडेड किया जाता है पीके झा के द्वारा, ठीक है। आप आइएगा पूर्णिया में किसी जगह, यदि आप पूछिएगा आखिर विक्रमशिला कहाँ है, तो आपको इसका अच्छा खासा एडवर्टाइज, मतलब क्या कहते हैं, हाँ, इसका रास्ता, जगह, स्थान, सब चीज आपको बता दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कहता है जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, जीव में जनन 2 प्रकार से होता है। जीव में जनन बाबू कितने प्रकार से होता है? 2। एक तो है लैंगिक, इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल, एक है अलैंगिक, इसको कहते हैं असेक्सुअल। तो लैंगिक और अलैंगिक, याद रहेगा, लैंगिक और अलैंगिक, यानी सेक्सुअल और असेक्सुअल। लैंगिक में क्या होता है, नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं आपस में, दोनों आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं, तब जाकर संतान की उत्पत्ति होता है। समझ में आ गया ना। बिना या नर, क्या कहता है, यदि मेल नहीं रहेगा तो फीमेल की कोई काम नहीं, यदि फीमेल नहीं रहेगा तो मेल का कोई काम नहीं। यह कब होगा? जब आपके यहाँ, जब भी आपके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तब आपको मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा यदि अलैंगिक जनन है
तो इसमें आपको मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं, बस पेरेंट सेल होना चाहिए, वह डिवीजन होगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर अमीबा, अमीबा में क्या होता है, केंद्रक विभाजन हो जाता है, होता है ना, नया अमीबा बन करके तैयार हो जाता है, होता है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो याद रखिएगा जीवों में जन्म 2 प्रकार से होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में मेल और फीमेल की आवश्यकता होता है, नर और मादा की। अलैंगिक में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। फूल में नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? तो देखिए अभी हम तुरंत देखे थे फूल में मादा जनन अंग को क्या कहा गया था। अब हम लोग देख रहे फूल में नर जनन अंग को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है पुंकेसर और उसको कहा जाता था स्त्री केसर। तो मतलब क्या कहता है नर जनन जो अंग होगा उसको क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। अब आगे क्वेश्चन 17 नंबर कहता है द्विखंडन और बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहा जाता है। यदि द्विखंडन और बहुखंडन विधि से जो उत्पन्न वंशज होगा उसको कहा जाता है अनुजात। याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता है बउआ, अनुजात। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक कोशिकीय जीवों में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तभी आपको हम जस्ट बताए हैं, एक कोशिकीय जीवों में हमेशा 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 24/7 365 डेज में कभी भी कहिए तो अलैंगिक जनन ही होगा एक कोशिकीय जीवों में। फिर आगे देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जीवन भर याद रख लो, बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक विधि से होगा, मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ेगी हमेशा। लेकिन अलैंगिक में क्या होगा, केवल और केवल एक कोशिकीय जीवों में जनन होगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की अपखंडन विधि पाई जाती है। इसके 7-8 खंडन विधि सब उसमें दिया हुआ है, आप जाकर के एक बार वहां पढ़ोगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा अपखंडन विधि, है ना। यह हम लोग का पार्ट 1 था, यहां तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया अच्छा तो आप पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, हम पार्ट 2 आपको वीडियो बना करके देंगे और मस्त लगेगा, अच्छा सीखोगे, बस बनते जाओ, हम बना देंगे, है ना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। देखा हम बंद कर